नमस्कार प्यारे साथियों। इस सीरीज में अपन हमेशा बात करते आ रहे हैं और आज मैं आपकी पांचवी क्लास के रूप में ये क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस क्लास से संबंधित अपन विधिवत रूप से इतिहास की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैंने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ाया आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थान के मध्यकाल में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रांत या फिर क्षेत्र थे, उनके मध्यकाल में या प्राचीन नाम क्या थे वो बताया। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कैसे आया 7 चरणों के एकीकरण के बाद, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान वर्तमान अपने स्वरूप में आया, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का सहयोग जाता है। फिर इसके बाद अपन ने ये परिचय देखना, इसके बाद में कुछ क्षेत्रों के नाम थे वो देखे। इसके बाद में अपने देखा कि राजस्थान में कौन कौन से काल है, जैसे धातु काल, ठीक है, ताम्रकालीन संस्कृतियां वगैरह, वो सब कुछ देखा। कालीबंगा हनुमानगढ़ के रूप में, जैसे आहड़ उदयपुर के रूप में, किलोन राजस्थान के रूप में। तो ऐसी कुछ संस्कृतियों के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो जो विशेष रूप से ताम्रकालीन लोहकालीन जो संस्कृतियां थी उनसे संबंधित बनने वाले सारे सवाल। अब अपन ऐसा करेंगे, आज ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को या फिर जैसे ये 7 दिन का हो जाएगा अपन के, ये 7 क्लासों से ज्यादा या फिर 7 क्लास जैसी हो जाएगी, इसके बाद अपन एक रिवीजन के रूप में क्लास लेके आएंगे और उससे संबंधित अपन पूरा का पूरा देख लेंगे कि किस किस प्रकार से ये सारा कुछ है। लेके आएंगे एक संडे को क्लास अच्छी सी 20 से 25 मिनट की। इसके अंदर पूरा का पूरा 7 क्लासों का एकदम रिवीजन करवा देंगे आपको, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन सभ्यताओं के बाद में कल मैंने आपको बताया था विधिवत रूप से इतिहास का शुरुआत हो जाएगा। तो इति धन हास, ठीक है, बीती या फिर अतीत की घटनाओं, तो इसी प्रकार से एक रिवीजन में लेके आएंगे। तो आज अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। आप सबको पता होना चाहिए कि राजपूत काल कब से शुरू हो रहा है, ठीक है, और इससे संबंधित कौन कौन से वंशज है, और इसके बाद में राजपूतों की वंशज से संबंधित या फिर उनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के मत है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलान के रूप में आ सकता है और अदरवाइज तरीके से आ सकता है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि ये राजपूत कैसे अस्तित्व में या उत्पत्ति में आते हैं, और इनको कौन कौन, मतलब कि जो इतिहास वेता है वो उनको किन किन से उत्पत्ति के रूप में मानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का जो इतिहास है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। उसी काल के दौरान वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश के रूप में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। इसके बाद भारत राजनीतिक एकता जो गुप्तों के दौरान जो बनाई रखी थी, अब वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से एकदम गुठित रूप से गुप्तों ने अपना पूरा भारत की बहुत ही सीमा बढ़ा दी थी। अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य थे, उत्तर भारत के राज्य, वो आपस में मतलब संघर्षरत थे। ठीक है, और उदय होते गए नए नए प्रकार के राज्य, और आपस में संघर्ष ऐसे ही चलता रहा मध्यकाल में। ठीक है, आपस में संघर्ष होने लगे, परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश के रूप में उभरे, उन्हें राजपूत वंशों का इतिहास या फिर राजपूत कहा जाता है। या क्या वो बोला जाता है राजपूत काल। राजपूत काल मतलब 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का काल, ठीक है, जिसे मध्यकाल भी कहा जाता है। भारत का पूर्व मध्यकाल इतिहास इन राजपूत वंशों का इतिहास है। मतलब अपन राजस्थान का जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो भारत से इतिहास से रिलेटेड है, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल के दौरान 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का काल। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ एक इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने कहा है कि वे राजपूत या वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे। मतलब जैसे ही हर्ष की मृत्यु हुई, ठीक है, इसके बाद मुसलमान आते हैं, तो मुसलमानों पर इतनी तरीके से प्रभावशाली हो चुके थे। इसीलिए 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल है, इस पूरे को ही एक युग के रूप में जाना जाता है, राजपूत युग। मतलब राजपूतों की उत्पत्ति, और इतने साल तक एक 5 शताब्दी तक ये एक राजवंश चलता है राजपूतों का। ठीक है, फिर हमारे एक इतिहास के बड़े इतिहासवेता या इतिहासकार माने जा सकते हैं, इनका व्यक्तित्व हर जहां मतलब ठीक ठाक लिया जाता है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि राजपूत, ये आजकल आप देख रहे हो, ये कोई नया शब्द नहीं है। इसके बारे में ऋग्वेद और अनेक प्रकार के जो वेद हैं या फिर ग्रंथ हैं उनमें उल्लेखित है कि राजपूत एक कैसे थे। ठीक है, इसलिए आप राजपूत को एक नया रूप नहीं दे सकते। ठीक है, ये पहले भी थे और ये नया रूप नहीं है। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। राजपूत शब्द जो कि राजपूत है ये नए नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है, जैसे ऋग्वेद वगैरह बड़े बड़े ग्रंथ है, महाभारत वगैरह, उन सब में इन राजपूतों के बारे में उल्लेख है। एक चीनी यात्री है जो कि चीनी यात्री है, जो मैंने बताया 647 ईस्वी, हर्षवर्धन वंश, जो कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो इसी के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री आता है हवेनशांग। इसने भी कहा कि ये जो आजकल के राजपूत है ये क्षत्रिय थे। ठीक है, और उन्होंने बोला भी कि ये एक राजपूत के रूप में थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप मान सकते हो राजपूत वंश या फिर क्षत्रिय के रूप में चीनी यात्री ने भी बताया। चीनी यात्री हवेनशांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन मतलब पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, उसी वंश से संबंधित था। और इसी वंश के दौरान हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की जो 5 शताब्दियां हैं वो राजपूतों के काल का या राजपूत युग के रूप में राजपूत वंशज के रूप में जाना जाता है। इतना सब कुछ। चलो, ये दोनों एक स्मिथ और डॉक्टर हीराचंद ओझा से अपन ने जाना कि राजपूत आखिर किस प्रकार के वंशज थे और ये वाकई में कहाँ कैसे फलीभूत हुए। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के हर छोटे से एग्जाम में अगर राजपूतों से संबंधित अगर कोई वक्तव्य है तो सबसे पहले पूछा जाता है राजपूतों की उत्पत्ति किस मत से मानी जाती है या फिर कौन सा मत किसने दिया। ठीक है, तो ये मत है राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान और ये देने वाले इतिहासवेता है या इतिहास कहा है। तो जैसा कि किसने बताया कि राजपूतों को वैदिक अवैदिक आर्यों की संतान कहा जाता है। ठीक है, तो वही डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य, ये इतिहासकार थे। दोनों ने मिलकर एक ही मत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इतिहासकार। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक ही मत का प्रतिनिधित्व किया कि राजपूत थे वो वैदिक आर्य का मतलब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ते हो। वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ते हो, तो उस दौरान जो थे उनको कहा जाता है वैदिक आर्य। ठीक है, तो ये दोनों बोलते हैं राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा जाता है। फिर एक अच्छे इतिहासकार के रूप में आप नाम लेना चाहो तो चंद्र बरदाई। ठीक है, ये कौन थे? तो आप पढ़ोगे एक क्लास के एक क्रम में अजमेर के शासक या अजमेर के चौहान के रूप में, तो उसमें एक शासक आते हैं अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो इनके जो दरबारी कवि के रूप में थे वो चंद्रवरदाई थे। ठीक है, तो उन्होंने एक अपनी बुक थी, एक अपनी ग्रंथ था जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में उन्होंने बोला है कि एक गुरु वशिष्ठ से संबंधित एक व्यक्ति माना जाता है अग्निकुंड से उत्पन्न का। तो कहने का मतलब है चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत दिया है उसे बोला जाता है अग्निकुंड से उत्पन्न। मतलब जो आज की राजपूत जाति है या वंशज है वो एक अग्निकुंड से एक जब यज्ञ किया जा रहा तो वहां से ही उत्पन्न हुए। ठीक है, तो कैसे? आबू पर्वत, आज का सिरोही मान लो, सिरोही का एक क्षेत्र आबू पर्वत, यहाँ पर जो आप गुरु शिखर वगैरह आज का देखते हो, तो आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम ऋषि और अगस्त्य ऋषि जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, वहां यज्ञ करते थे और अनुष्ठान करते थे। ठीक है, लेकिन उसी के जो पास के जो राक्षस वगैरह है वो ऐसे थे जो दानव के रूप में वो आते थे और हड्डी मांस वगैरह, तो मतलब किसी भी प्रकार इनकी यज्ञ वगैरह जो पूजा आरती वगैरह करते थे उनको पूरी तरह से अपवित्र कर देते थे। मतलब जो वो यज्ञ आहुति वगैरह देते थे सबको विघ्न डालते थे। ठीक है, तो विघ्न डालते थे। तभी इनमें से एक ऋषि थे, मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है। ठीक है,
वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने इन राक्षसों से पूरी तरह से तंग आ चुके थे। इन्होंने इसी अग्निकुंड से जिसमें वो आहुति दे रहे थे, उनमें से तीन प्रकार के सबसे पहले तीन प्रकार के योद्धाओं को उत्पन्न किए, ठीक है, इन समस्या से निपटने के लिए। तो यज्ञ कुंड से तीन योद्धा उत्पन्न हुए, परमा सबसे पहले परमा, फिर चालुक्य, फिर प्रतिहार, ठीक है। आप ऐसा प्रश्न आ सकता है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार राजपूत में सबसे पहले कौन राजपूत उत्पन्न हुए, ठीक है, तो परमार, चालुक्य और प्रतिहार। जब इन तीनों को उत्पन्न किया गया, ठीक है, लेकिन जब ये तीनों वंशज जब राक्षसों का वध नहीं कर पाए, या फिर इस समस्या से जो इनके ऊपर जो इनकी विघ्न डाले जा रहे थे, ठीक है, जो अपवित्र किए जा रहे थे राक्षस, इनका जब ये संहार नहीं कर पाए, तब वशिष्ठ ऋषि ने चौहान एक चौथे वंशज के रूप में एक नए वंश का जो राजपूत का वंश का उत्पन्न किया, वो था चौहान वंश। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, वशिष्ठ ऋषि ने सबसे लास्ट में कौन से राजपूत वंश उत्पन्न किया, ठीक है, तो चौहान वंश, ठीक है, चौहान वंश का किया। इसके साथ ही गौरीशंकर, चंद्रबरदाई और चौथा जो मत है डॉक्टर डी आर भंडारकर, इन्होंने बोला है गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। कौन से ब्राह्मणों से? नागर ब्राह्मणों से हुई है। तो बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। और गुइल ब्राह्मण, आपको पता होगा, राजस्थान का सबसे पहला जो वंश माना जाता है। अपन जो इतिहास शुरू होगा कल अपन जो पढ़ेंगे अगली क्लास में, गुइल राजवंश से संबंधित ही पढ़ेंगे, ठीक है। वही बप्पा रावल वगैरह वो सारी की सारी कहानी पढ़ेंगे। और ये मतलब एक महत्वपूर्ण वंशज माना जाता है, गुइल राजपूत वंशज। इसके बारे में कल से शुरू करेंगे। तो डॉक्टर डी आर भंडारकर ने बोला गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। इसके बाद मैंने आपको पिछली दो क्लासों में बताया था कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जो आजकल की जो राजपूत वंशज है या जो फिर राजवंश है, वो एक विदेशी जनजाति है, सॉरी विदेशों की संतान है। तो कैसे बताया? ये जो अपन के उत्तर से भारत के उत्तर से जो आक्रमणकारी आते थे, जिसमें शक और शिथिल थे, उनकी वंशज है। मतलब वो आए, भारत पे आक्रमण करने लगे और यही बस गए, और उनसे जो उत्पन्न होने वाले थे वो विदेशी संतान के रूप में, ऐसा कुछ कर्नल जेम्स टोड बताते हैं। तो आपको ये सारे के सारे मत याद होने चाहिए, ठीक है। इन सारे मतों को साथ में लेके राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और कल अपन देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहला वंश कौन सा है। मैंने अभी बताया कि कल अपन जो पढ़ेंगे गुइल राजवंश से शुरू करेंगे, बड़ा अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें राजस्थान के हर एग्जाम से रिलेटेड सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं गुइल राजवंश से संबंधित एक यहाँ पे वंशावली बनाऊंगा, पूरे के पूरे शुरू से लगा के एंड तक पूरे के पूरे राजाओं के नाम लिखूंगा और बताऊंगा इसमें से जो महत्वपूर्ण है और जो इतिहास में जिसके सवाल बड़े अच्छे बनते हैं उनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, और जिसके बारे में मतलब सवाल नहीं बनते और जो महत्वपूर्ण शासक नहीं माना जाएगा उसके बारे में बस नाम से और उसका थोड़ा सा हल्का सा परिचय देकर लेंगे। इसी प्रकार कल अपन इतिहास की एकदम, वैसे तो आज शुरू कर चुके हैं राजपूतों की उत्पत्ति, एक बार एकदम आप शॉर्ट में जान लीजिए। हर्षवर्धन की मृत्यु, इसके बाद में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य जो वंशज आया उसे ही राजपूत कहा जाता है, एक राजपूत वंश। तो ये जो 5 शताब्दियों का काल है इसे ही राजपूत काल या राजपूत वंश कहा जाता है। स्मिथ ने कहा भी है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए कौन? राजपूत, ठीक है। तो इसलिए राजपूत युग कहा किसने? स्मिथ ने। फिर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने तो बिल्कुल ये भी बोल दिया कि ये राजपूत कोई नया शब्द नहीं है, ये तो अपने पुराने वेदों में इसका उल्लेख बड़ा अच्छा है, ठीक है। और चीनी यात्री ह्वेंसांग ने बताया कि ये क्षत्रिय और राजपूत है। फिर राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया। वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर हीराचंद ओझा और सीबी वैद्य, और इसके चंद्रबरदाई, अग्निकुंड, और इनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो और आबू पर्वत पे यज्ञ वगैरह विघ्न डाला किसने? राक्षसों ने, अपवित्र किया। फिर वशिष्ठ ऋषि ने जो सबसे पहले 3 वंश परमा चालुक्यों का किया। जब ये पूरी तरह से राक्षसों को निपटा नहीं पाए तब अंतिम रूप से चौथा वंश निकला जो कि चौहान। इसके बाद में डी आर भंडारकर गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से, और इसके साथ ही कर्नल जेम्स टोड जो शक एवं शिथिल के रूप में जाति के रूप में राजपूतों को
मानते हैं। आज के लिए इतना ही। कल से आप एक गोइल राजवंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसके लिए कम से कम मुझे 3 से 4 क्लासें या फिर 5 क्लासें लग जाएगी। ये क्योंकि ये आप पढ़ लोगे तो मतलब एक गोइल पढ़ लोगे तो राजस्थान का आधे से ज़्यादा इतिहास हो जाएगा, राजपूतों का इतिहास हो जाएगा। इसके बाद में छोटे-छोटे राजवंश हैं, उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।